हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में। और इससे पहले की वीडियो में हमने अपनी संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के विषय पर चर्चा कर ली है। और आज हम पढ़ेंगे अपने हाई कोर्ट के बारे में। और उस पर हम चर्चा करेंगे, हाई कोर्ट से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानेंगे और उसकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। और आज हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, अपने एक उच्च, जिसे हम उच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट से संबंधित आपको ये बात बता दें कि हाई कोर्ट जो है वो हमारा भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231 के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत जो है ठीक है, हम अपने हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। और हाई कोर्ट है क्या हमारा? हाई कोर्ट क्या होता है कि जो हमारा राज्य, जो हमारा स्टेट है, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, उसके भीतर जो न्यायिक प्रक्रिया हो रही है, उस न्यायिक प्रक्रिया में सबसे शीर्ष स्थान पर जो न्यायालय करने की प्रक्रिया है वो उच्च न्यायालय को दी गई है। ठीक है, तो जो न्यायिक प्रक्रिया है वो शीर्ष स्थान पर स्थित है, तो वो है हमारे हाई कोर्ट के पास राज्य की। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं, हम हाई कोर्ट के बारे में कुछ और बातें हैं वो से जानते हैं। ठीक, तो क्या है? पहला तो इसे संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 के तक जो है राज्य की न्यायपालिका का उल्लेख किया जाता है। और जो क्या है, संविधान का जो अनुच्छेद है वो 214 की अंतर्गत क्या बतलाता है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, और उसे अपने अपमान के लिए दंड देने के साथ साथ शक्ति शक्ति अभिलेख, ठीक है, शक्ति के साथ साथ अभिलेख न्यायालय की भी शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक, तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 214 क्या कहता है हमारा कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है हमारा कि उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक, उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा और प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, न्यायालय होगा। ठीक, एक न्यायिक व्यवस्था होगी, एक न्यायालय होगा जिसका कार्य हमारा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट करेगा। ठीक है, और संविधान के 216वें अनुच्छेद में जो राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार क्या करेगा, प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करेगा कि ठीक न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ये कार्य जो निर्धारित करने का कार्य है हमारे राष्ट्रपति के पास है, तो ये राष्ट्रपति ही इसका निर्धारण करेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो है किसके अनुसार होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। यानी कि अगर हाई कोर्ट के जज की जो नियुक्ति करनी है, उन्हें अपॉइंट करना है, तो उसके लिए हमें एक बार सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी और जो हमारी राज्य के राज्यपाल है उनसे परामर्श करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं, ठीक है, कि इसकी, ठीक है, गठन के बारे में। ठीक है, इसकी उच्च न्यायालय के बारे में और पॉइंट्स जानते हैं। ठीक, तो उच्च न्यायालय क्या होता है हमारा? सबसे पहले तो जानते हैं कि जो उच्च न्यायालय होता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है। सेकंड नंबर पे जो सर्वोच्च न्यायालय है ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आता है फर्स्ट नंबर पे, और जो हमारा हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय है इस सेकंड नंबर पे। सुप्रीम कोर्ट को हम सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं तो किसके अंतर्गत आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की जो देश की न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं, और ये आते हैं हमारे अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसके अलावा जो उच्च न्यायालय होते हैं उसके नीचे क्या क्या आते हैं? अब उच्च न्यायालय के नीचे भी कई न्यायालय आते हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हमारा हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट के भी नीचे क्या आ रहे हैं? हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ रहा है। ठीक है, सिविल कोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के नीचे कौन कौन से आते हैं? हमारा सिविल कोर्ट आता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट और फैमिली कोर्ट भी होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? भाग 6 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद की बात करें तो 214 के तहत जो है हम हाई कोर्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 231 में क्या है कि संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय को स्थापित करने का प्राधिकरण दिया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, कि राज्य में एक या एक से अधिक जो है उच्च न्यायालय हो सकते हैं। इसके बारे में अनुच्छेद 231 में बताया गया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय राज्य में मूल अधिकार क्षेत्र की प्रमुख अदालत होते हैं, जहां पर सभी प्रकार के अपराधों के लिए दंड देने के साथ साथ मौज मस्ती की सजा देने की शक्ति भी शामिल होती है। वो अपना जो है जज का ही होगा फैसला कि किस तरह से उन्हें मौज मस्ती की जो है सजा देनी है, वो खुद ही तय करेंगे। ठीक, इसके अलावा क्या है कि भारत में प्रत्येक उच्च न्यायालय के सटीक क्षेत्राधिकार में भिन्नता है। ठीक है, और अनुच्छेद 216 क्या कहता है कि भारत जो राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्रपति जी हैं, वो भारत के राष्ट्रपति जी की आवश्यकता अनुसार ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करता है। ठीक, जैसा वो चाहेंगे उसी के अनुसार ही उनकी संख्या का निर्धारण होगा। अब जानते हैं कि इसका जो है नियुक्ति कैसे की जाती है। ठीक है,
इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। अच्छा, इसके गठन के बारे में एक चीज और जान लीजिए। हाईकोर्ट के गठन में क्या है कि जो संविधान में है, न्यायाधीशों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है कि हाँ इतनी ही संख्या होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र ये सब जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति ही तय करेंगे कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है कितनी नहीं है। अब आते हैं हम इनकी नियुक्ति की तरफ। तो इनकी नियुक्ति किस तरह की होगी कि उच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश की नियुक्ति सबसे पहले क्या होती है, उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश हो, इसके लिए क्या होगी, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जी हमारे कैसे नियुक्त करते हैं, आपको हम इससे पहले बता चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर विचार विमर्श करके ही वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, और नियुक्ति की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा ही पूरी की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो उच्च न्यायालय का जो पद होता है ना, कितने वर्ष तक, 62 वर्ष तक वो अपने पद पर कार्यरत रहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उनकी जो नियुक्ति होती है वो 62 वर्ष तक, ठीक है, होती है। ठीक, इसके बारे में और चीज एक जान लीजिए कि क्या होता है कि जैसे कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के मंडल द्वारा, ठीक, एक कॉलेजियम होता है ना, वो करता है। ठीक है, और राष्ट्रपति आम सहमति के द्वारा ही सलाह के अनुसार उनकी नियुक्ति कर देते हैं, मतलब आम सहमति से सलाह ली और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई। ये तो रही इनकी नियुक्ति की बात। अब हम जानते हैं कि इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अगर ये उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के पद पर हैं तो इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्या क्या इनकी अहर्ताएं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए कि पहली बात तो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, न्यायालय कार्य में कम से कम जो है, कम से कम उसने 10 वर्ष तक काम करने की योग्यता रखती हो। ठीक है, उसने 10 वर्ष तक किसी न्यायिक कार्य में अपना विशेष रूप से योगदान दिया हो, और उच्च न्यायालय की तरह ही 2 या 2 से अधिक न्यायालय में 10 साल तक क्या वकील के रूप में रहे हो। ठीक है, और उनके सफल कार्य करने की योग्यता उन्हें प्राप्त हो, तो वही जो होते हैं वो इसके लायक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो बात कही गई है योग्यता की बात, ये जो है हमारा अनुच्छेद 217 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हमारा आता है अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। 217 में जो है हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की बात की गई। ठीक, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी बात की गई है। ठीक है, अब इन्हें हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में हम क्या बात करेंगे। ठीक है, कि जो है कैसे जो इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है, कि अगर इन्हें किसी कारण से इस्तीफा देना पड़े, ठीक है, उस कारण भी इनकी पद रिक्ति होती है। ठीक है, या फिर वे अपना त्याग पत्र क्या है लिखित रूप में दे दें, और किसे दे दें लिखित रूप में, राष्ट्रपति को। ठीक, अपना जो है त्याग पत्र वो लिखित रूप से राष्ट्रपति को दे दें, या फिर वो क्या होता है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है, ठीक है, अगर अपने पद का दुरुपयोग करने के करते हैं वो, ठीक है, अपनी जो उनका कार्य है सजा देने का या न्याय करने का कार्य है, उसका दुरुपयोग करेंगे तो भी अपने पद से रिक्त हो सकते हैं, या संविधान के हिसाब से कार्य को नहीं करते हैं तो भी वो अपने पद से जो होता है मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, और संविधान के हिसाब से उन्हें हटाए जाने का भी इसके अंतर्गत प्रावधान है। ठीक, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो संविधान में बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जाने का प्रावधान है। एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या किया जाता है, हटाए जाने की प्रक्रिया जानने के लिए क्या है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तथा दूसरे सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य सदन में या उच्च न्यायालय में प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, किसी अन्य न्यायालय में या किसी और न्यायालय में भी प्रेरित किया जा सकता है, और निवृत्ति के बाद हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश एक न्यायालय में या भारत के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में से जिन्होंने जिन्होंने उसमें जिसमें उन्होंने काम नहीं किया है, इन सभी न्यायालयों को छोड़कर प्रतिज्ञान या कार्य नहीं कर सकते, प्रतिज्ञा या कार्य नहीं कर सकते। जहां वो कार्य कर चुके हैं, हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश रह चुके हैं, या सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी पद पर वो कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक फैक्ट समझ लीजिए कि जो है कि अगर उनके कार्य में उनकी जो है कदाचार, यानी कि उनका जो आचार व्यवहार है वो भी ठीक नहीं है, या असमर्थता हो, वो कार्य करने में कार्य नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर वो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उनके मतलब जो मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है जो भी है, वो अगर दोषी पाए जाते हैं तो संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के आधार पर भी क्या है, उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अपने पद से इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, या फिर इनकी सेवानिवृत्त हो जाए, ठीक है, रिटायर्ड हो जाए तो भी अपने पद से हट सकते हैं। ठीक है, उनको वेतन जो होता है, अगर इनके वेतन की बात करें तो इन्हें वही वेतन प्राप्त होता है जो हमारे क्या होते हैं, राष्ट्रपति जी तय करते हैं। ठीक है, अगर इनके वेतन की बात करें तो इनके वेतन जो होता है राष्ट्रपति ही तय करते हैं, और बाकी जो शेष न्यायाधीश होते हैं जो उसके नीचे कार्य करते हैं, उनकी जो शक्तियां जो होती हैं, उनके विशेषाधिकार होते हैं, वो सब उपलब्ध होते हैं। ठीक है, लेकिन तकनीकी तौर पर क्या होता है,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो नहीं माने जाते हैं। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नीचे और न्यायाधीश आते हैं ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं हमारे, और भी आते हैं, जिला न्यायाधीश आते हैं, तो जो होते हैं वो भी न्यायाधीश ही माने जाते हैं। पर जो क्या होता है, उच्च जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके समान उन्हें न्यायाधीश नहीं माना जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, जैसे उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो होते हैं इन्हें कुछ विशेष अधिकार और जो शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है। इनके जो कुछ क्षेत्राधिकार हैं, इनके कुछ क्षेत्राधिकार हैं, वो क्या है आप वो समझ लीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है, क्षेत्राधिकार, या आप इन्हें कह सकते हैं, या आप इन्हें कह सकते हैं इनकी शक्तियों के बारे में। ठीक है। ठीक है। इनकी क्या क्या शक्तियां, इनके क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं, तो इसके अंतर्गत कई सारे पॉइंट्स हैं। जैसे एक है हमारा मूल अधिकारिता, दूसरा है हमारा रिट अधिकारिता। देखिए मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या आता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत क्या हम पढ़ते हैं, क्या आता है कि जो ऐसे मामले आते हैं जो सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करें तो ऐसे मामले आते हैं मूल अधिकारिता के अंतर्गत जो सीधे हाई कोर्ट में पेश किए जाते हैं। ठीक है। मूल अधिकारिता होती है हमारी सर्वप्रथम मूल अधिकारिता। ऐसे मामले जो सीधे हाई कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे ठीक है, कौन कौन से राजस्व से जुड़े मामले होते हैं या संसद के सदस्यों या राज्य विधानमंडल से निर्वाचित जुड़े मामले इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो ये है रिट अधिकारिता। ठीक है। रिट अधिकारिता, रिट अधिकारिता ये विशेष है, पूछा जाता है रिट अधिकारिता। पहले तो जान लीजिए कि ये हमारा आता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अगर आपसे प्रश्न करें कि हाई कोर्ट के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट अधिकारिता को किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हमारी रिट अधिकारिता से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। अब जानिए कि रिट अधिकारिता क्या होती है, कि अगर देखिए जैसे उच्च न्यायालय है या किसी अधीनस्थ न्यायालय है या जो भी है राज्य का कोई ऐसी रिटें हैं जो आदेश हैं वो क्या कर सकता है, जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए प्रवर्तन के लिए आवश्यक है। ठीक, अगर मूल अधिकारों के लिए जो हमारे नागरिक हैं अगर कुछ आवश्यक है तो ऐसी रिटें जारी कर सकता है या ऐसा कोई ऑर्डर दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। ये कार्य जो है हमारे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है। उच्च न्यायालय के जो मूल अधिकार होते हैं या विधिक अधिकार होते हैं, जो लीगल राइट्स होते हैं उनके, इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दी गई है, जबकि जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये बात की गई है रिट अधिकारिता की हाई कोर्ट की। ठीक है। रिट अधिकारिता की बात अगर करें तो हाई कोर्ट की जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की यही बात करते हैं रिट अधिकारिता की तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। आप ये दोनों अनुच्छेद अच्छे से याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ठीक, 226 का संबंध हाई कोर्ट से है और 32 का संबंध जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो 226 है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े फैक्ट्स भी हैं कुछ, वो भी हम आपको बता देते हैं। 226 क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो है राज्य की सीमाओं के भीतर जो भी न्याय कार्य करना है, राज्य की सीमाओं के भीतर, ये भी 226 के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ठीक है, इसके लिए जो है प्रायोजन के लिए किया जाता है, मूल अधिकार में जो परिवर्तन करना है या प्रवर्तन करना है वो भी इसके अंतर्गत आता है। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, इसके प्रवर्तन के लिए फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन के लिए हम 226 अनुच्छेद को पढ़ते हैं। ठीक है। और जबकि जो 200 ये जो एक है ना 226 द्वारा प्रदत्त उपचार, मतलब जो भी उपचार दिए जाते हैं वो मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार के अंतर्गत इसमें प्रवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये इसके अंतर्गत एक रेमेडी नहीं है। ठीक है, एक उपचार नहीं है कि हाँ हम इसमें कर सकते हैं। ठीक, इसे एक रेमेडी की तरह नहीं लिया जाता। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि जो प्रदत्त किए जाते हैं, दिए जाते हैं उपचार, वो मूल अधिकार नहीं कहलाते हमारे। ठीक है। और जो उच्च न्यायालय की जो अपीलीय अधिकारिता होती है, जो आचार संहिता होती है, वो 1973 से निर्धारित होती है। ठीक है। जो इसकी जो अपीलीय अधिकारिता होती है, अगर सन की बात करें तो 1973 से ये क्या होती है, निर्धारित है। अब अपीलीय अधिकारिता क्या होती है, ठीक है, अपीलीय अधिकारिता से ये समझ लीजिए कि वो जो वाद होते हैं या विवाद होते हैं जिनसे अधीनस्थ न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय के स्तर सभी अपील की जा चुकी है या फिर, ठीक है,
इसके अंतर्गत अनुच्छेद 223 या 223 खा के अंतर्गत ये आता है। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिट अधिकारिता जो थी ये इंपॉर्टेंट थी, तो हमने आपको बता दिए। फिलहाल के लिए क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हमारी आती है शक्तियां मूल अधिकारिता, रिट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, अधीक्षण, ठीक है, संबंधी अधिकारिता आती है, अभिलेख न्यायालय आते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन भी आता है इसके अंतर्गत, और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है न्यायिक पुनरावलोकन आता है, जरा इसे देख लीजिए, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन? ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, इसके अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है हमारा अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 से जो न्यायिक पुनरावलोकन से है क्या है इसका प्रयोग किया गया है, पर जो मूल संविधान में कहीं भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जो हमारा मूल संविधान बना है उसके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आ सकता है? ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है कि जैसे जो राज्य में जो विधि है, जो कानून है, ठीक है, और जो आदेश है, ठीक, उसके साथ साथ संघ की विधियों और आदेशों का भी पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या कि जैसे किसी भी विधि मतलब कानून या कोई भी ऑर्डर है से मूल अधिकार का हनन होता है, तो कोई भी जो है हमारा लॉ या ऑर्डर जो संविधान के मूल ढांचे या संवैधानिक उपखंडों के खिलाफ हो, ठीक है, क्या होता है कि यदि जैसे विधि पारित करने वाली संस्था या आदेश जारी करने वाले प्राधिकरण अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य करें, तो इसके लिए जो हमारी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया का निर्माण किया गया। ठीक है, कि जो उनको जो ऑर्डर दिए गए, जो राइट्स दिए गए, जो विधि पारित की गई उसके खिलाफ जाकर वो कार्य ना करें। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अगर हम इसके स्वतंत्रता की बात करें तो किस तरह की स्वतंत्रता दी गई है हाईकोर्ट को? ठीक, हाईकोर्ट की स्वतंत्रता दी गई न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में एक परामर्श के कारण होती है। ठीक, कार्यकाल की सुरक्षा है। कार्यकाल क्या होता है कि 62 वर्ष से पहले क्या है, इनको 62 वर्ष तक कार्य करने की जो है अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, दूसरा क्या है, वेतन आदि की सुरक्षा, वेतन। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जब लगता है, वित्तीय आपातकाल किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, उसको छोड़कर, ठीक, अगर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते में क्या होता है? अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आपातकाल की स्थिति में ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इन्हें अवमानना व दंड देने की शक्ति भी प्राप्त है। ठीक, आचरण पर बहस नहीं कर सकते आप। ठीक है, इनके आचरण पर आप बहन नहीं कर सकते। आज संसद में जो बहस की जाती है केवल महाभियोग प्रक्रिया को छोड़कर। ठीक है, कार्यपालिका में हस्तक्षेप करने में इनकी स्वतंत्रता। ठीक, कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमने आपको ओरल बताए, ओरल लैंग्वेज में। ये एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ चीजें थी, छोटी छोटी चीजें थी जो थी इंपॉर्टेंट थी, वो आप याद रखिएगा। ठीक, हाई कोर्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बस यही फैक्ट्स थे जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर बात करें तो ये भाग 6 के अंतर्गत आता है हमारा हाई कोर्ट। ठीक, भाग 6 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद की बात करें तो 214 से लेकर 231 तक हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, तो आज हमने उच्च न्यायालय के बारे में विषय में बात की, इनके अभिलेखों के बारे में बात की। ठीक, इनकी क्या क्या मतलब पद धारण की क्षमता है, पद त्याग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की। तो अब हम बढ़ते हैं, हम चलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम बात करेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।